हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। 11th में इकोनॉमिक्स में दो दो बुक है आपके पास, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बहुत इजी है, चैप्टर 1 2 3 बस थोड़ा सा खराब है, उसके बाद चैप्टर 4 से सारे के सारे चैप्टर इजी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। सर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, सिंपल सिंपल से पढ़ेंगे, चैप्टर नाम बहुत टफ है, अंदर के सारे कंटेंट इजी है। तो पहले स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ते, पहले ये पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी ना कहीं सुना होगा। हु इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज कंजम्पशन। कंज्यूमर कौन है एंड कंजम्पशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर कौन होता है एंड कंजम्पशन। चलिए, कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम द गुड्स। सर व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन मतलब जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो बन जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजम्पशन। जैसे भूख लगा, खाना खा लिया, ये प्रोसेस है कंजम्पशन। पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स को रीड कर रहे हो, आप सेटिस्फाई हो रहे हो, ये कंजम्पशन। मूवी देखने गए, मूवी देख रहे हैं आप, कंजम्पशन। मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का कंजम्पशन। टीवी देख रहे हैं, टीवी का कंजम्पशन। पानी पी रहे हैं, पानी का कंजम्पशन। तो जो प्रोसेस होता है ना, जब गुड्स एंड सर्विसेज को आप लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कंजम्पशन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यस आपको समझ में आ रहा है, तो आप कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो। तो जो प्रोसेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर लेने का, कपड़े पहनना, मोबाइल देखना, ये सारे के सारे कंजम्पशन में आते हैं। और जो पर्सन कंजम्पशन कर रहा है, जो पर्सन कंजम्पशन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। देखो, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे के सारे आइटम यूज करना, ये सब के सब को जो पर्सन यूज कर रहा है, वो पर्सन को बोलेंगे कंज्यूमर। और उस प्रोसेस को बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंजम्पशन। ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसको बोलेंगे कंज्यूमर। ये आपका कंज्यूमर है। और जिस गुड्स को तुम प्रोसेस में ले रहे हो अपने अंदर, उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। आओ पढ़ते हैं, व्हाट हु इज कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल। अ कंज्यूमर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, हु जो कंज्यूम करता है, किसको? गुड्स एंड सर्विस को जो कंज्यूम कर लेता है, उसको फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। यस, ऑफ कोर्स आपकी कुछ वांट होगी तभी तो आप उसको कंज्यूम करेंगे। आपका पेट भरा हुआ तो खाना क्यों खाओगे? 10th पढ़ चुके हो तो फिर वापस 10th क्यों पढ़ोगे? वैसे ही जो आपकी वांट है, उसको सेटिस्फेक्शन करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। एंड व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द गुड्स। यूटिलिटी मतलब जब आप कंज्यूम करोगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस है ऑफ यूटिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट। जो हमारे सेटिस्फेक्शन को डायरेक्ट, हमारे वांट को जो डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। ठीक है सर। तो ये जो गुड्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन करेंगे। इसका भी कंजम्पशन करेंगे, और ये आदमी कंजम्पशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? कंज्यूमर। वेरी सिंपल सर, ठीक है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, और आप कौन हो? कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? हु इज प्रोड्यूसर? जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो गुड्स को बनाता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और उसके बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। गुड्स को बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। देखिए, ये देखो, ये जितने सारे लोग हैं, ये 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 सारे के सारे कौन है? प्रोड्यूसर है। ये सारे के सारे कौन है? प्रोड्यूसर। और जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। चलो आप पढ़ो क्या लिखा है। अ प्रोड्यूसर इज वन, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड और सेल द गुड्स। अच्छा, बनाऊंगा या बेच भी सकता हूँ, तो प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ और बेच भी कर सकता हूँ। किसको सर? सर्विसेज को। फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। यस सर, प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा, क्यों बेचेगा? इनकम कमाने के लिए। तो जब इनकम कमाने के लिए आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। प्रोड्यूस भी आ सकता है, सेल भी आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर हो गया। आप सर्विस ले रहे हो, आप कंज्यूमर बन गए। मैं सर्विस बना के दे रहा हूँ, मैं आपको बना के दे रहा हूँ, सर्विस बना के दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं बन गया प्रोड्यूसर। आप उस सर्विस को ले रहे हो, आप उस सर्विस को ले रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे? कंज्यूमर बन जाओगे। और मैं जो काम कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग। अच्छा, कोई रॉ मटेरियल है, जब आप इसको बनाकर फिनिश्ड कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, तब आप क्या बन जाओगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन।
ठीक है? जैसे कपड़े का टुकड़ा है, इसको किसी ने शर्ट बना दिया, इसको शर्ट बना दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। और जो पर्सन बना रहा है उसको क्या बोल देंगे? प्रोड्यूसर। जैसे वेजिटेबल्स है, वेजीज है, रेस्टोरेंट वाले इस वेजीज से कुछ सब्जी बना लिए, कुछ डिश बना लिए, कोई डिश बना लिए। तो ये जो रॉ मटेरियल से आपने फिनिश कर दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। और जो पर्सन ये काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है? चलो आप और मेरी बात कर लेते हैं। सर आप कौन हो? सर आप प्रोड्यूसर हो। सर हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं। सर हम क्या कर रहे हैं? हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो हु जो प्रोडक्शन करता है उस पर्सन को बोलना प्रोड्यूसर, और जो कंजम्पशन करता है उस पर्सन को क्या बोलना? कंज्यूमर। व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है? बहुत सिंपल है। सेविंग क्या होता है? यस, व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है? जो सेविंग, सेविंग क्या होता है? जो आप पैसा बचा लेते हो। तो पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है इनकम से। जब आपके पास कुछ इनकम होंगे, फिर उसका कुछ पार्ट आप बचा लोगे, सेव कर लोगे, तो क्या बन जाएगा? सेविंग। लेकिन सेविंग वही कर सकता है जिसके पास इनकम है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपका सेविंग क्या है, तो आप बोलना सर हमारा इनकम ही नहीं है। जिस दिन हमारा इनकम स्टार्ट हो जाएगा उस दिन वी स्टार्ट सेविंग। देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का एक पार्ट है विच इज नॉट कंज्यूम, जिसको तुमने खाया नहीं है, जिसको तुमने खर्च नहीं किया। इनकम का एक पार्ट जिसको तुमने कंज्यूम नहीं करा, जिसको तुमने क्या कर लिया? बचा लिया। इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सटेंस ऑफ फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन से बाहर जो बच जाता है उसको क्या बोलेंगे? सेविंग। और बचा के क्या करोगे? सर बचा कर उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा देंगे। जैसे आजकल आपने सुना होगा, एसआईपी कर लेते हैं, कोई शेयर खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, पुराने जमाने के लोग गोल्ड खरीद लेते थे, कोई लैंड खरीद रहा है। तो जब आप पैसा सेव करोगे, वंस सेव अच्छा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तब उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने का क्या पर्पस होता है? टू जनरेट एडिशनल इनकम। और पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, इट इज एक्सपेंडिचर बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच हेल्प इन जनरेटिंग इनकम। ये तो प्रोड्यूसर का पॉइंट से बताया। कहता है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक्स्ट्रा खर्चा करता है और नया एसेट खरीदने के लिए। और नया एसेट खरीद के क्या करेगा? वो इनकम जनरेट कर लेगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कैमरा लेना पड़ा, लैपटॉप लेना पड़ा, एक ट्राइपॉड, ऐसे ये पैड होता है, इसमें लिखने का होता है, लाइट लगे हुए हैं। ये सब मैंने एक्स्ट्रा एसेट पर इन्वेस्ट किया। एक्स्ट्रा एसेट पर क्यों इन्वेस्ट किया? ताकि मैं और पैसा कमा पाऊं। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप किए कहाँ से? सेविंग करके। तो पहले आपको इनकम करना है, इनकम के बाद आपको सेविंग करना है, सेविंग के बाद आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मैं बात करूं तो इनकम कहाँ से आएगा? इनकम आता है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद इनकम आएगा, इनकम आएगा तो सेव करेगा, सेव करेगा तो उस पैसे से और इन्वेस्ट करेगा और नया एसेट खरीदेगा, नया एसेट खरीद के फिर इनकम कमाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ओके सर। अब आते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के बुक में अलग डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स के बुक में अलग डिफाइन किया है। तो बिजनेस के बुक का डेफिनेशन हम बिजनेस की क्लास में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बुक के डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है? दोनों ही अलग अलग है। हाँ, दोनों का सेंस एक ही बनेगा, लेकिन बिजनेस पढ़ोगे तो वहां बहुत सिंपल लिखना पड़ेगा, उनके लैंग्वेज बहुत इजी होते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज बहुत टफ होते हैं। और इस डेफिनेशन को पढ़ाते पढ़ाते मैं 3 से 4 नए नए चीजें बताऊंगा। जैसे पहले अब आपको बता ही दूं मैं, वेट, पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मनी, मनी को मनी नहीं बोलेंगे, मनी को बोलेंगे रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिसोर्सेस। ठीक है? अब मनी आपके पास लिमिट है कि अनलिमिटेड है? पैसा आपके पास लिमिट है कि अनलिमिटेड है? सर लिमिट में पैसा है। लिमिट में पैसा तो उसको बोलते हैं स्कैर्स। स्कैर्स बोलेंगे, स्कैर्स रिसोर्सेस। स्कैर्स मतलब आपके पास जो पैसा है वो लिमिट में है। और हमारे वांट्स, हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन पैसा तो हमारे पास लिमिट में है। तो जब आपके पास पैसे लिमिट में रहेंगे तो उसको रिसोर्सेस लिमिट है, तो लिमिट रिसोर्सेस नहीं बोलते, स्कैर्स रिसोर्सेस बोलते हैं। स्कैर्स मतलब दुर्लभ, बड़ी मुश्किलों से पैसा मिला है। और हमारी इच्छाएं क्या है? हमारी वांट्स क्या? अनलिमिटेड है। तो ये वर्ड जानने के बाद आपको समझ में आएगा। देखो, इट इज एन एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू यूज ऑफ स्कैर्स मीन्स। सर ये क्या होता है स्कैर्स मीन्स? स्कैर्स मीन्स का मतलब होता है एक तरीके से मनी। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट 11th के बच्चों के लिए ये समझना है। इट इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, विच इज रिलेटेड टू यूज द। कैसे यूज करेंगे? किसको? मनी को। स्कैर्स मीन्स को कैसे यूज करेंगे?
मीन्स ऑल आर ऑलवेज स्कैर्स बोलता है, मीन्स जो है वो हमेशा आपके पास स्कैर्स है। जो बहुत बड़े आदमी अडानी अंबानी इनके पास भी पैसा कमी है, ये इसलिए और कमा रहे हैं। तो स्कैर्स आर ऑल मनीज आर रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर्स इन अ रिलेशन टू आवर वांट्स, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको लेकर, हमारे जितने सारे वांट्स होंगे उसके लिए जो हमारे मनी है वो ऑलवेज क्या है, स्कैर है, स्कैर्स। स्कैर्स मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड है। आगे इमेजिन नहीं चाहिए, इमेजिन पहले तो इतना ही समझते हैं सर ये क्या कहना चाहता है। एक सेकंड फिर से पढ़े क्या कहना चाह रहा है, एकदम ध्यान दो, अच्छे टॉपिक है ये। कहता है इट इज एन एक्टिविटी, ओके सर, विच इज रिलेटेड टू, ओके सर, क्या रिलेट करता है, यूज ऑफ स्कैर्स मीन्स पैसे को कैसे यूज करूं, मीन्स आर ऑलवेज स्कैर्स, मीन्स पैसे जो है वो ऑलवेज स्कैर्स है। क्यों स्कैर्स है, इन अ रिलेशन ऑफ आवर वांट्स। सर अगर मेरी कोई वांट्स ही नहीं है तो फिर तेरे पैसे जो है वो स्कैर्स नहीं है, फिर बहुत है पैसे, है ना। तो हमारे वांट्स के लिए जो मनी है वो स्कैर्स होते हैं, ठीक है। फिर बोलता है इमेजिन योरसेल्फ एज अ रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग यू विश टू हैव। बोलता है अगर आप समझ लो धरती के सबसे अमीर आदमी तो भी आपके पास उतने पैसा नहीं कि आप सब कुछ खरीद सको। तो सिंपल सा इतना भी लिख दोगे ना तो भी काफी, बाकी जो एग्जांपल है। इट इज एन एक्टिविटी which is related to the use of scarce means, use of scarce means and means are always scarce in the relation to our wants, हमारे उसको लेकर जो भी हमारे wants होंगे उसको लेकर हमारा जो मनी है वो हमेशा क्या रहता है, स्कैर्स रहता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं सिंपल से बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस से बोलते हैं। जो भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटी है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर नहीं, मनी जो होता है वो कैसा होता है, स्कैर्स होते हैं। और उसके बाद तुम्हारे जो वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स के लिए तुम्हारे पैसे लिमिट में है, बस इतना सा बता। चलो आ जाओ। अब ये फोटो को देखकर हम पहले तो कुछ समझेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंज्यूमर कौन होता है, कंजम्पशन कौन होता है। आप लोग हो बेटा, आप लोग कंज्यूमर कंजम्पशन हो, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। सर आप प्रोड्यूसर हो और आप प्रोडक्शन कर रहे हो सर्विस का, ठीक है। फिर पैसे को बचाएंगे, सेविंग करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्पेलिंग अच्छा पढ़े, स्कैर्स मींस, मींस मतलब क्या होता है, पैसे हमेशा क्या होता है बेटा, स्कैर्स होते हैं। उसके बाद वांट्स हमारे क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। और इन्हीं की चीज में हमारा जो लेन देन चलता रहता है जिंदगी भर का, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। पैसा कम है और कमाना और खरीदना, और कमाना और खरीदना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारा, ठीक है। जिस दिन पैसा को हटा दिया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी आपके पैसे से लेन देन चल रहा है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। व्हाट इज स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक पढ़ाने से पहले मैं आपको इस फोटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, ये क्या कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे। देखो ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम के अंदर इतने सारे स्टूडेंट हैं। हम इनका एज पता करते हैं, मान लो ये आप लोगों क्लास 11 चल रही है, ओके सर ये क्लास 11th है। सर इसमें तो हम बहुत छोटे दिख रहे हैं, ठीक है बेटा मान लो तुम 11th के हो, ठीक है। इसका एज है 15, इसका एज है 15, इसका एज है 15, ओके सर। इसका एज है 16, इसका एज है 16, इसका भी एज है 16, ओके सर। इसका एज है 17, इसका एज है 17, इसका भी एज है 17। और कर लेते हैं, ये भाई सब बच गया, इसका एज कर देते हैं 18 और इसका एज कर देते हैं 18। एक क्लास की बात चल रही। अब इस क्लास में एक एज वाले हैं क्या, नहीं सर। बहुत सारे एज वाले हैं, यस सर। तो 15 एज वाले कितने सारे लोग हैं, चार, ठीक है। 17 एज वाले कितने हैं, तीन, ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन मत लेना, तीन, ठीक है। उसके बाद है 16 वाले कितने हैं तुम्हारे, इसमें भी तीन है। एंड 18 वाले कितना है, फेलियर, दो बच्चे हैं। तो आप क्या कर रहे हो मालूम, आप ना गिन रहे हो, पिक कर रहे हो, डेटा पकड़ रहे हो, डेटा डेटा ले रहे हो कि 15 साल वाले तीन हैं, अच्छा ये भी तीन था, 15 साल वाले तीन हैं। उसके बाद 17 ईयर वाले तीन या दो होंगे, 16 वाले तीन या दो होंगे। आप ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और डेटा को ऐसे जमा दिए, ये डेटा को ऐसे रख लिए कि सर हमारे क्लास में जो है ना वो 15 वाले तीन है, 17 वाले तीन है, 16 वाले भी तीन है और 18 वाले दो है। और एक मैम है जो 40 साल की है, नहीं 40 नहीं दिख रही क्या, ठीक है, 30, 30, ओके 30, ठीक है। तो मैम भी एक है जिनका एज है। तो हमारे क्लास का जो एज है ना वो अलग 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 है। तो आप डेटा जमा कर रहे हो, डेटा जमा कर रहे हो, डेटा जमा कर रहे हो। फिर इस डेटा को जमा करके क्या करेंगे, कुछ तो इंटरप्रेट करेंगे।
इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि अच्छा ज्यादातर लोग इस एज वाले हैं, कम लोग इस एज वाले हैं, बहुत ज्यादा इस एज वाले, दो फेलियर भी होंगे, बहुत कम एज वाले भी हैं। तो इंटरप्रेट कर रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो उसके बारे में, फिर अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि यार देखो हमारे क्लास में दो ऐसे लोग हैं जिनका एज 18 है। फिर आप ऐसे बोल सकते हैं हमारे क्लास में दो लोग ऐसे हैं जिनका एज 15 है, बहुत छोटे भी हैं। तो डेटा लेना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स होंगे, डेटा उसको जमा करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसको कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना, इसको सही वे में, सही टेक्निक में जमा करना, इन्हीं चीजों को बोला जाता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का सिंपल लैंग्वेज एक ही वर्ड में बोलूंगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। एक लाइन समझ लो, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद बहुत कुछ जुड़ा हुआ है स्टैटिस्टिक में, पर जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। लेट सपोज कर लो आप भिलाई से लेकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो बीच में जितने सारे स्टेशन है सबके बारे में लिख लिया कि ये स्टेशन आता है, उसके बाद ये आता है, फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ इतने देर स्टे हुआ, यहाँ इतने देर स्टे हुआ। जब आप प्लेटफॉर्म में देखोगे तो वहां पर समुद्री सीमा से कितना है, सी लेवल से कितना हाई अप है, वैसे तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को जब तुम जमा कर लोगे तो कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर भी स्टैटिस्टिक जमा होता है, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल रहे हो। तो जब डेटा को कलेक्शन कर रहे हो, डेटा को कलेक्शन कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक हर जगह पर है। बट सर एक चीज मैं बता दूं, सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक नहीं है। सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक में आना चाहिए कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक में क्या आना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, पूरा डेटा का कलेक्शन आएगा, तब आपका बनेगा स्टैटिस्टिक। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी बहुत सारे डेटास दिए रहेंगे ना, उन डेटास को जमा करो, उनसे इंटरप्रेट करो, उसको एनालाइज करो, उसको कम्युनिकेट करो, उसको कलेक्शन करो। ये सारे के सारे पॉइंट किस में आते हैं, स्टैटिस्टिक में। सर हमको क्या याद करना है, हमको सिर्फ इतना से याद करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है, देखिए यहां से पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक मीन्स, स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव, अच्छा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नंबर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब नंबर्स में इंफॉर्मेशन, सर हमारे क्लास का एज बहुत अच्छा है। अच्छा बुरा नहीं चाहिए, क्या है एज वो बताओ। सर हमारी क्लास का एज ना बहुत खराब है। एज ऐसा खराब अच्छा, रिच पुअर गुड बैड ऐसा नहीं, नंबर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन, और को छोड़ देता हूँ। स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग। फाइंडिंग्स भी होना चाहिए, देखो खोजे ना, ये इतने का एज है, ये इतने का एज है, फैक्ट भी था। फैक्ट करना है, फाइंडिंग करना है, किसको, न्यूमेरिकल नंबर्स को, उनको जमा कर लोगे तो स्टैटिस्टिक बन जाएगा। बस सर इतना सा, आगे बहुत कुछ है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सिंपल से इतना पढ़ो। स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द, किसके, फैक्ट का, एंड किसका, फाइंडिंग का। पता करे, फाइंड करे, मिल गया, ये देखो यहां से। चलो एक एग्जांपल और बनाते हैं। इसको टेस्ट में मिला आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 30 में इसको मिला 15, इसको मिला है 15, इसको मिला है 18, इसको मिला है 20, इसको मिला है 25, ऐसे सारे को नंबर मिल गया। अब टेस्ट का नंबर, अब बोले एवरेजली सभी बच्चों को अच्छा नंबर मिला है, नहीं है स्टैटिस्टिक। एवरेजली सभी बच्चों को 25 मिला है, स्टैटिस्टिक। सर व्हाट इज एवरेजली, सबको लगभग लगभग वैसा मिला है। तो जब आप टेस्ट के नंबर भी जमा कर रहे हो ना, सबके टेस्ट के नंबर भी जमा करो, वो भी स्टैटिस्टिक बन जाएगा। फैक्ट है, फाइंडिंग है, पता करो आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना, तो ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो जो आपके एनुअल रिजल्ट भी बनते हैं ना, जो मार्कशीट बनते हैं, वो भी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक, अभी बताऊंगा रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। चलो आओ देखो, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग। आगे पढ़ना तो एक नजर पढ़ लेते हैं, बट हाउ डू वी गेट इन क्वांटिटेटिव, कहां से लाएंगे इंफॉर्मेशन को, तो वो चैप्टर आगे का है। चलो आगे पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस होता है, प्लूरल सेंस होता है, वो चीज को यहाँ एकदम एप्लीकेबल मत कर देना। हाँ कुछ निकलेगा लेकिन डायरेक्ट वैसे नहीं करना। स्टैटिस्टिक अ प्लूरल सेंस, प्लूरल नाउन में क्या है, प्लूरल नाउन क्या होता है, देखो, it in its plural sense, statistic refers to information in the terms of number। हाँ ये तो अभी पढ़े थे, स्टैटिस्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा, सच एस पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन एक का होगा, सबका होगा, उसमें गिने होंगे, फाइंडिंग एंड फैक्ट्स होंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक, रोजगार मिला होगा, कितने सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिला हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कंसर्न इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक मतलब सबका खर्चा, एक्सेट्रा। तो ये प्लूरल सेंस में है, एक का चिन्ह नहीं, प्लूरल मतलब होता बहुत सारे चीजों को, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर,
और जैसे वहां पर जो प्लेन क्रैश हो गया तो वहां पे इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, बहुत सारे प्लूरल मतलब बहुत सारे हो गए, तो इनको बोला जाता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक। तो सर वैसे भी तो आप ये बता रहे हो ना, स्टैटिस्टिक तो बहुत सारे चीज होते हैं, तो सिंगुलर तो स्टैटिस्टिक हो ही नहीं सकते, पढ़ेंगे सिंगुलर का कुछ और मतलब है यहाँ पे, प्लूरल का सेंस ही बनता है बहुत सारी चीजों का, जैसे आपका क्लास का रिजल्ट, कॉमर्स सेक्शन ए का, कॉमर्स सेक्शन बी का, मैथ सेक्शन का, बायो सेक्शन का, ये देखो एक साथ ग्रुप बन रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, प्लूरल सेंस। तो क्या बोलता है, इट इज अ प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, ओके, सच एज जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक, पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक, हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नॉट स्टैटिस्टिक, ठीक है, कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, इतना ही पढ़ के रखना। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, एक सेकंड, ठीक, ये देखो, ये इंफॉर्मेशन को देखो, आप समझ में आएगा क्या है, वह डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक, डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक, और डेटा विच आर स्टैटिस्टिक, अ काउ हैज 4 लेग, एक गाय के 4 पैर है, तो कलेक्शन की क्या, पता करे क्या बहुत सारे हैं, बहुत सारे काउ है क्या, नहीं, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं। फिर क्या बोलता है, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट एंड कंपेरिजन टू 5 फीट इन नेपाल, हाँ पता चल रहा है कि एवरेज एज वाले जो है उनका हाइट जो है 26 साल वाले को 6 फीट है, तो एक होंगे बहुत सारे, बहुत सारे, तो जब बहुत सारे आ जाएंगे तो स्टैटिस्टिक। राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, जैसे आपके पॉकेट में 200 रुपए, स्टैटिस्टिक है क्या, जमा किया क्या, बहुत सारे लोगों का पैसा है क्या, नो नो नो, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। फिर बर्थ रेट इन इंडिया इज 18,000 कंपेरिजन टू 8%, ये बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, बर्थ रेट, इतने सारे लोगों का एक साल में जन्म हुआ, इतने सारे लोगों का डेथ हुआ, जैसे पूरे क्लास का पॉकेट बोल दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन खराब से लिखे हैं, जैसे राम का दिया 200 रुपए पॉकेट मनी, नॉट अ स्टैटिस्टिक, होल क्लास का सबके पास 200 200 200 है, स्टैटिस्टिक बन जाएगा, सबका आ गया, सबको जमा कर लूंगा तो, ठीक है। अ यंग लेडी वाज रन ओवर बाय अ स्पीड ट्रक, अकेला एक जन का बात करेगा ना तो नहीं है स्टैटिस्टिक। वही सर ओवर बहुत सारे लोगों का, इंडियन का क्रिकेट मैच में जीत रहा है इंडियन टीम, कई सालों से लगातार जीत रहे, स्टैटिस्टिक। सर इन शॉर्ट में सिंगल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन स्टैटिस्टिक, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां बहुत सारा डेटा कलेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोल देना, स्टैटिस्टिक। अब आ जाओ, प्लूरल सेंस में पढ़ लिया, अब सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर, सर अभी तो बोल रहे हो कि एक का होता है, नहीं तो मैं कहाँ बोला एक का होता है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन का एक और मतलब होता है, पढ़ो क्या लिखता है। In the singular sense, statistic means science of statistic और statistical method, ये छोड़ दो, मेथड, मेथड तो एक ही होगा ना, सर मेथड क्या होता है, जैसे अगर आप छोटे होगे तो सीआई मेथड, एसआई मेथड सुने होंगे, वैसे ही स्टैटिस्टिक में मेथड है, आने वाले चैप्टर मेथड पढ़ेंगे, तो बोलता है कि जब कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को कलेक्शन करा हो तो सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, तो व्हाट इज सिंगुलर, एक नहीं, एक मेथड होगा, एक ही तरीके से सबको लाओ, मैं एग्जांपल दूंगा अभी, रुकना। इट रिफर्स टू द टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज करो आपको अपने क्लास का एज पता करना है, आपको अपने क्लास का एज पता करना है, तो एज पता करेंगे तो एक नहीं है, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, और 50 स्टूडेंट का आपको एज पूछना है, कैसे पता करेंगे, अच्छा 50 स्टूडेंट एक ही के बहुत सारे, तो ये बन गया स्टैटिस्टिक, कौन से सेंस में, रूरल सेंस में स्टैटिस्टिक, बहुत सारे लोगों का आ जाएगा, एक तो बहुत सारे लोग का, तो सर आप कैसे पता करेंगे, तो ऐसा तरीका बताता हूँ, मेथड, मेथड नंबर 1, सबसे पहले क्लास पूछ लो कितने सारे लोग 15 प्लस वाले हैं, हाथ ऊपर कर लो, 15 वाले सब हाथ ऊपर कर लेंगे, ये एक मेथड है। 16 वाले कितने हैं, ये मेथड, मतलब रेजिंग योर हैंड, हैंड रेज करके पूछ लो, इस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ये है, तो आप बोलेंगे इस तरीके से जमा करते हैं, ऐसा बोलना कि जितने सारे लोग 15 वाले हैं वो लोग आओ और इस पर्ची में अपना नाम लिखते जाओ, 15 वाले अपना अपना नाम एक टोकन में लिख दे रहे हैं, या एक पेपर दे दो, सब अपना अपना नाम लिखो, सब अपना अपना एज लिखो, तो ये दूसरा मेथड हुआ। एक बार हो गया कि आप ऐसे खड़े करके पूछ लिए कि आपका कितना, आपका 15 वाले कितने, 16 वाले कितने, से कलेक्ट कर लिए। दूसरा, आप उनको पेपर दे देते, पेपर दे दिया और उसमें बोल दिए कि भैया देखो सब अपना अपना नाम लिख लो और अपना अपना एज लिख लो, एज लिख लो। एक और मेथड, जिनका जिनका 15 एज है वो व्हाट्सएप कर लो, समझ रहे हो, जिनका 16 है वो व्हाट्सएप कर लो, तो एक और मेथड से ला लिए। तो सर ये तो तीन मेथड अलग अलग है, किससे उठाओगे, कोई एक से उठाओगे ना,
कोई एक तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, या तो क्लास में बोलो जितने लोग 15 वाले हाथ ऊपर करो, तो ये मेथड फॉलो कर लिया, या कोई और होगा एक पेपर सर्कुलेट कर दिया, चलो सबको अपना एज लिखने दे दो, तो वो एक हो गया। और तीसरा मेथड व्हाट्सअप कर देना, जिसका जिसका जो जो एज है वैसे पता कर लेंगे। तो ये जो 15 लोग 50 लोगों का है, जो आपको एज पता करना, तो उसके कितने मेथड थे? 3। तो क्या तुम तीनों लगाओगे? नो सर। कितना लगाओगे? एक। तो यही तो बोल रहा हूँ, एक 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 का मतलब क्या बन गया तुम्हारा? एक का मतलब बन गया सिंगुलर नाउन। कलेक्शन करने का जो मेथड है, कलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, उसको एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो बोलता है सिंगुलर नाउन। ठीक है? जैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, जैसे प्लेन क्रैश वाला हो गया सिचुएशन, उसमें अगर आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो आप न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। हाँ सर, ये एक मेथड था। आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट सकते हो, ये एक डेटा था। या आप वहाँ पर जाकर वहाँ के लोकल रेसिडेंट से पूछ सकते हो, वहाँ के रेसिडेंट से पूछ सकते हो, तो ये एक और मेथड है। तो सर आपको जो डेटा लाना था, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, तो वहाँ का डेटा लाने के लिए आपके पास क्या-क्या तरीका था? तो एक मेथड ये था न्यूज़पेपर से देख लो, एक मेथड ये था ना इंटरनेट से देख लो, एक मेथड ये था कि वहां पर जाकर लोगों से पूछकर। तो मेथड तो एक ही ना सर, क्या मैं तीनों मेथड से लाऊंगा क्या? नहीं। तो यही बोल रहे हैं, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है डेटा एक का नहीं, एक मेथड से डेटा कलेक्ट करना। मेथड मेथड यहाँ मेथड होता है, तो देखो लिखा हुआ है, इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड, इट रिफर्स टू टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन, कहाँ से लाएंगे, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव डेटा। ये बहुत सारे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये शुरू से बोल रहा हूँ, अभी इसको और समझाऊंगा। तो ये सारे चीज को करने के लिए आप कितने सारे मेथड यूज करोगे? एक मेथड यूज करोगे। और एक मेथड यूज करने को क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। और बहुत डेटा को कैसे जमा करेंगे? एक का डेटा आएगा कि बहुत सारे लोगों का डेटा आएगा? बहुत सारे लोगों का डेटा आएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन। सर प्लूरल नाउन के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा, वेरियस डेटा कलेक्शन। सर सिंगुलर नाउन के अंदर मेथड एक होगा, कलेक्ट करने का मेथड एक होगा। और सर अगर एक के बारे में बात करा, तो वो स्टैटिस्टिक ही नहीं है ना। एक स्टूडेंट के पास कितना, एक स्टूडेंट का कितना एज है, स्टैटिस्टिक ही नहीं है। स्टैटिस्टिक बनने के लिए तो कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। तो सर सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मेथड होते हैं कि एक ही मेथड से लाओ, अलग अलग मेथड से मत लाओ, या तो न्यूज़पेपर, या तो इंटरनेट, या तो वहां से जाकर पूछ लो। तो ये दो चीजें थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो ये है। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, उसके बारे में आप समझा देता हूँ, एक सेकेंड। विराट सर के बारे में बात करते हैं, क्या है यहाँ का इंफॉर्मेशन। पहले तो मैं आपको कुछ अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, फिर इस फोटो को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका, मैं रिलेटिंग टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारा चीज स्टैटिस्टिक के पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर विराट कोहली के सारे का सारा मैच के बारे में लिखा होगा। 260 मैच खेला है ओवरऑल, उसमें इतने रन बनाए हैं, इतना एवरेज है, इतने हंड्रेड्स हैं, इतने फिफ्टीज हैं। तो ये क्या किए, इनके ईच एंड एवरी मैच का, सिंगल सिंगल मैच के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, इन सिंगल सिंगल मैच के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बना मेरा कलेक्शन। हर मैच का, हर हर एक मैच का, अच्छा आज का मैच है ये, फिर कल का है, फिर 10 दिन का, एक एक मैच का इन्फॉर्मेशन को जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन, कैसे, कौन कौन सा टेस्ट मैच है उसको साइड अलग कर दो, फिर कौन कौन सा ओडीआई मैच है उसको अलग कर दो, कौन कौन सा तुम्हारा T20 है उसको अलग कर दो, कौन कौन सा तुम्हारा आईपीएल का मैच है उसको अलग कर दो। अलग ऐसे क्लासिफाई करती। पहले क्या करना, सारे डेटा को रखते जाना कि आज के ये मैच खेले, आज का ये डेटा, आज इतना रन बनाए, आज इतना स्कोर किया, आज इतना मैच खेले, पूरा सब जमा कर लो। फिर अलग अलग क्लासिफाई कर दो, टेस्ट अलग, ओडीआई अलग, T20 अलग, आईपीएल अलग, सबको अलग अलग करके। फिर क्या करना, प्रेजेंटेशन करना। प्रेजेंटेशन का मतलब टेस्ट मैच के लिए एक चार्ट बना दो, फिर ओडीआई के लिए एक चार्ट चार्ट बना दो, फिर सबका अलग अलग प्रेजेंट करो। नहीं सर, ये वाले में आपका कभी देखोगे ना, तो टेस्ट का सिर्फ टेस्ट का रिकॉर्ड दिखाता है, ओडीआई में ओडीआई का रिकॉर्ड दिखाता है, आईपीएल में आईपीएल का रिकॉर्ड दिखाता है, तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर उसको एनालाइज करते हैं बैठकर, अच्छा ये हर हर ओडीआई मैच में इनका ये स्कोर चल रहा है, इनका ये स्ट्राइक रेट है 58 है, ये ओडीआई में, ओडीआई मतलब हर मैच में लगभग 58 रन बनाते हैं। ठीक है, और अगर T20 में देखोगे तो सपोज कर लो 100 है, तो 100 की स्पीड से रन बनाते हैं, एक बॉल में एक रन बनाते हैं। तो हर किसी का एनालाइज करना होता है। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करके मतलब लोगों को बताना, ये देखो ये जो चार्ट है इसमें सब कुछ है, ये जो चार्ट है इसमें एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ।
इस चार्ट के अंदर क्या क्या दिखना चाहिए हमको? इस चार्ट के अंदर दिखना चाहिए हमको सबसे पहले क्लासिफिकेशन, यस सर ये क्लासिफाइड है, सब चीज इसमें अलग अलग रखा हुआ है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, ओके प्रेजेंटेशन, ये देखो प्रेजेंटेशन किए हैं कि 50 वाला इतना है, 100 वाला इतना है, सब चीज को प्रेजेंट करके रखे हैं। एनालाइजिंग, एनालाइज करके रखा हुआ है, ये सारे डेटा को एनालाइज किया गया है। इंटरप्रिटेशन आपको बताया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन मतलब बताना, कम्युनिकेशन इंटरप्रेट करना, इसको चेक करेंगे। देखो मैं जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ टिल सिंस 2020, ये देखो सिंस 2020 से वो 39 के एवरेज से चलते हैं। तो ये आप एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, अच्छा ऐसा हर मैच में लगभग 39 रन तो बनाती हैं ये 2020 से, ठीक है। और उसके बाद देखो 2019 तक हर मैच में 59 रन तो बनाते ही थे, हर मैच में। आप एनालाइज कर रहे हो, तो यही स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक किस किस चीजों से बना रहता है? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, पहले डेटा कलेक्ट हुआ, फिर हर मैच का अलग अलग कर दे क्लासिफाई, फिर प्रेजेंटेशन, टेस्ट का अलग चार्ट बना दो, इसका अलग चार्ट बना दो, इसका अलग चार्ट बना दो, फिर उसको एनालाइज करेंगे, अच्छा टेस्ट में इनका ये स्पीड रहता है बनाने का रन, ओडीआई में ये स्पीड रहता है, टी20 में ये स्पीड रहता है, फिर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जैसे कई बार है ना, देखना मैच देखोगे तो बोलते हैं हर चौथी बॉल में एक बाउंड्री करते हैं ये, हर हर लास्ट में इनका चेस 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 मास्टर बोला जाता है, ये तो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना हम लोग। कभी भी चेस करने दिया जाता है तो ये पक्का उसको जिता ही देते हैं, चेस कर ही लेते हैं, तो इंटरप्रिटेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में ये मैच को लास्ट तक ले जाते हैं और वहां पर जिता ही देंगे, तो इंटरप्रिटेशन, अरे विराट कोहली तो जिता ही देगा, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसी को बोला जाता है सिंगुलर रन में जो मेथड है, एक मेथड लगाएंगे और उसके अंदर ये सारा चीज इंक्लूड होता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। चलो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है, स्टैटिस्टिक मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग, फिगर्स भी बोल सकते हैं, फैक्ट एंड फाइंडिंग भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर्स में होना चाहिए। ठीक है, फिर स्टैटिस्टिक का दो सेंस होता है, एक प्लूरल सेंस में होता है, प्लूरल सेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारा, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, रेलवे का प्राइस कम हो गया या बढ़ गया, बैंकिंग लोन का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, तो पॉपुलर सेंस में जब बहुत सारे डेटा को जमा किया जाता है पॉपुलर सेंस में, ऑफ कोर्स पॉपुलर होता है, सिंगुलर तो होता नहीं है। तो फिर सिंगुलर क्या आ गया सर? सिंगुलर मेथड के बारे में बोल रहा है कि एक ही मेथड लगाना जिससे कि तुम ये सब कर सकते हो, एक मेथड से कलेक्शन होगा, उसी मेथड से क्लासिफिकेशन, उसी मेथड से प्रेजेंटेशन, उसी से एनालाइजिंग एंड उसी से इंटरप्रिटेशन। सर ये जो नाम लिखा हुआ ना, यस इसको याद करना, यहीं से आपको नंबर मिलेगा, ये जब अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लिख दोगे ना तो टीचर वैसे खुश हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और मेरे साथ साथ पढ़ लो। स्टैटिस्टिक इज द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। यहां से देखोगे इट रिफर्स टू टेक्निक ऑफ मेथड, टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू, क्या चीज का मेथड है, क्या चीज का टेक्निक है? कलेक्शन, जमा कर लिए, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पांच चीजों को करने का जो टेक्निक होता है वो एक होना चाहिए। ये पांच चीजों को करने का जो टेक्निक होता है वो एक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। स्टैटिस्टिक में बी डिफाइन एज द, देखो बार बार बता रहे हैं, अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन दिया। स्टैटिस्टिक में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। ये वाला डेफिनेशन को लिख देना ना, एक बार में नंबर मिल जाएगा, ऊपर से भी याद कर सकते हो। स्टैटिस्टिक क्या है, सब चीज बता दिया, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, रिच पुअर, गुड बैड, अच्छा बुरा, ये स्टैटिस्टिक नहीं है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जितने सारे चीजें पढ़े, इन्हीं सबको यूज करके आगे का आंसर बहुत इजी इजी बन जाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ अगला, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस और एज अ न्यूमेरिकल डेटा। सर प्लूरल सेंस का क्या मतलब था? टेक्निक? नो नो नो, प्लूरल का मतलब क्या था? कलेक्शन, बहुत सारा डेटा जब आएगा तो वो प्लूरल सेंस बनता है। तो इसका फीचर बताओ, फीचर का क्या मतलब होता है, उसके बारे में बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में बताओ। जैसे मोबाइल का फीचर होता है, लैपटॉप का फीचर होता है, वैसे प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का क्या फीचर है? पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को जमा करो। एग्रीगेट मतलब एक की जमा करना, यस जमा करना, एग्रीगेट करना, फैक्ट को जमा करना। A single number does not consist of the statistic, okay, constitute of the statistic, सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक नहीं बोलता। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, सिंगल नंबर से क्या कंक्लूजन, मैं पास हो गया, हाँ तो उससे क्या डेटा बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन पूरे क्लास पास हो जाएगी इतना मैं बोलूंगा मेरा कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आया, कंक्लूजन बनता है। नो कंक्लूजन कैन ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक।
एग्रीगेट नंबर, एक का नहीं सबका आएगा, जाकर क्या बनेगा तुम्हारा एग्रीगेट फैक्ट। ये देखो यहाँ पर वही फोटो वापस है, इन सभी का मार्क्स को जोड़ दूंगा, इन सब के मार्क्स को जोड़ दूंगा, तब बोलूंगा कि क्लास का रिजल्ट जो है वो बहुत बेस्ट रिजल्ट आया था। लेकिन वही एक का इसका बस पास हो गया, कोई डेटा नहीं बनता। तो ये बताना चाह रहा है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। यस सर, यहीं तक पढ़ लेना, नहीं यहाँ तक पढ़ लेना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत सारा लिखना रहेगा आपको, छोटे हैं अभी आप। दूसरा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, ऑफ कोर्स सर अभी तो बताया, स्टैटिस्टिक को हम किस में शो कर सकते हैं, नंबर्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, qualitative aspect like small, big, rich, poor, good, bad are not a statistic, खत्म सर। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को जमा करो, ओके। एक का चाहिए, नो नो, ज्यादा लोग का चाहिए, यस। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, ये नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। फिर क्या लिखता है, मल्टीपलसिटी ऑफ द कॉजेस। अब स्टैटिस्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय, स्टैटिस्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। स्टैटिस्टिक जो है वो एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, मतलब बट आर इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर। अच्छा, स्टैटिस्टिक जो है वो एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारा फैक्टर है। ये देखो, स्टैटिस्टिक है, ये एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही बोल रहा है स्टैटिस्टिक जो है वो एक फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, कैसे सर? ये देखो, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पर आते हैं, देखता हूँ क्या बता पाऊंगा। वाई गोल्ड प्राइस इंक्रीज, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ा? क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ गया? अच्छा, गोल्ड का प्राइस तुम्हारे लिए बढ़ा कि मेरे लिए बढ़ा कि इसके लिए, किसके लिए, कि सबके लिए? सबके लिए, तो स्टैटिस्टिक है ये। समझ रहे हो, गोल्ड का प्राइस सबके लिए बढ़ा तो स्टैटिस्टिक हो गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे एक रीजन होगा तो स्टैटिस्टिक नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है तब ये स्टैटिस्टिक है। यस सर, गवर्नमेंट ने हो सकता है कि टैक्स ज्यादा लगा दिया होगा, हो सकता है गवर्नमेंट, हो सकता है गोल्ड का सप्लाई कम हो गया होगा, सप्लाई कम हो गया होगा, इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज हो गया होगा गोल्ड का, हाँ ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब गोल्ड कि जो सप्लाई होती है उसमें जो सर्विस चार्ज होता है, जो बनाते हैं, जो गोल्ड को बनाते हैं, ऑर्नामेंट बनाते हैं, वो लोग के ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा होगा, या सर्विस चार्ज ज्यादा लग, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के बहुत सारे रीजन होता है, मेजर रीजन गवर्नमेंट होता है, टैक्सेशन ज्यादा लगा देता है। ठीक है, तो गोल्ड के बढ़ने का एक रीजन है कि बहुत सारे, तो यही बता रहा है यहाँ पर, देखो क्या कहता है, स्टैटिस्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, हाँ, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने का कारण एक है क्या? नहीं। एजुकेशन खराब है, ये भी कारण हो सकता है, गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकाल रहा है, ये भी कारण हो सकता है, एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, ये भी कारण हो सकता है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, ये भी कारण हो सकता है। ये देखो बहुत सारे कारण मिल गए, तो जब मल्टीपल कॉजेस उसके रीजन होते हैं तब वो क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिक। हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन, then by removing that factor they would lose all the significance। बोलता है कि अगर एक फैक्टर से होता ना तो उस फैक्टर को ही हटा देता, जैसे वो फैक्टर को हटा दूंगा तो स्टैटिस्टिक खत्म ही हो जाए। तो बोलता है एक फैक्टर नहीं था, बहुत सारे फैक्टर होता है, अगर एक ही फैक्टर होता तो उसको हटा दो तो स्टैटिस्टिक अपने आप खत्म हो जाएगा, तो नहीं, बहुत सारे फैक्टर से बनता है। आगे, reasonable accuracy, reasonable accuracy, a reasonable degree of accuracy must be kept in a view while collecting statistic data। बोलते हैं कि जब तुम आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुम अपने तरफ से सोच लेना कि मुझे कैसे टाइप का डेटा चाहिए, और वो वैसा ही एक्यूरेट होना चाहिए। आप उसमें थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी अच्छा खराब नहीं, ये नहीं चला लूंगा, वैसा नहीं। बोल रहा रीजनेबल एक्यूरेसी, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो जैसे टाइप का तुमको डेटा चाहिए वैसा ही इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में कुछ भी फर्जी न्यूज आने लग गया, एक्यूरेसी नहीं है ना। पहले क्या, न्यूज को देखने से एक्यूरेसी मिलता था कि हाँ ये जो बता रहा है सही बता रहा है, अभी कुछ होगा तो न्यूज वाला बताएगा कि 20 लोग की डेथ हो गई, दूसरा चैनल वाला बताएगा 2 लोग की डेथ हो गई, तीसरा चैनल वाला बताएगा 200 लोग की अरे सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट करोगे वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेसी मस्ट केप्ट इन अवर, आपके व्यू ऐसा होना चाहिए कि मेरे को एक्यूरेसी चाहिए, मुझे सही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत ही कम चैनल्स हो गए या बहुत ही कम ऐसे कुछ पेज या अकाउंट वाले हो गए जो एकदम सही एक्यूरेट बताते हैं और जिसको आप देखना पसंद करते हैं कि नहीं इसका डेटा एक्यूरेसी है। तो बोलता है कि अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन अ व्यू व्हाइल कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिक डेटा। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो एक्यूरेसी में करो, सही करो, वो मिलावट वाला, खराब वाला इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, अगला, म्यूचुअली
रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो स्टैटिस्टिक है, जो स्टैटिस्टिक के इंफॉर्मेशन है, वो कैसे होना चाहिए? पहला क्या बोला था? एग्रीगेट फैक्ट। हाँ भैया, एग्रीगेट फैक्ट होना चाहिए, सब मिलाना चाहिए। फिर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करो, ओके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करिए। फिर बोलते हैं एक कारण से हो सकता है कि नहीं, मल्टीपल कॉजेस होना चाहिए। फिर बोलता है एकदम सही, एकदम प्योर होना चाहिए। अब बताता है कि म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, ये जो डेटा होता है ना, उसको कंपेरेबल होता है। जैसे मैं विराट कोहली का भी स्कोर दिखाया था, उसको दूसरे धोनी के स्कोर से भी कंपेरेबल कर सकते हैं। जो इसने कितना 50s किए, जैसे सचिन के साथ कंपैरिजन हुआ था, सचिन ने 100 सेंचुरी लगाया था, इसने 101 सेंचुरी। कंपेरेबल होना चाहिए। तो बोले ये अच्छा खेलता है, ये अच्छा नहीं खेलता है, कंपैरिजन ऐसे थोड़ी ना होता है। डेटास के बेस पर कंपैरिजन होता है। मुझे कोई बोलेगा मुझे सचिन अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे धोनी अच्छा लगता है, कोई बोलेगा विराट कोहली। कंपैरिजन के लिए क्या बेस क्या है? डेटा बेस है। डेटा को दिखाओ, फिर सामने वाला चुप होगा, यस आप सही हो। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखा दूं। ये देखो, दो फोन रखा है मैंने, ठीक है? एक आईफोन 16 है और एक सैमसंग गैलेक्सी है। इन दोनों का, ये दोनों मोबाइल है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये। बोलने से नहीं होगा, डेटा को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आओ डेटा को कंपैरिजन करते हैं। देखो, यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन इसका इतना पिक्सल है, इसका इतना पिक्सल है। फिर इसका बोलता है कि रैम इसका 8 GB है, इसका 12 GB है। स्टोरेज 128 है, 256 है। सीपीयू क्लाउड स्पीड इसका अलग है, इसका अलग है। सीपीयू कोर इसका अलग अलग, थिकनेस इसका अलग। ऐसे तो कंपैरिजन वही बोल रहा है कि अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये आईफोन के स्टैटिस्टिक है, ये आईफोन के डेटा है। ये किसका है, ये किसका है? ये सैमसंग का डेटा है। तो क्या ये दोनों डेटा को कंपैरिजन कर सकते हैं? यस सर। अगर कंपैरिजन कर सकते हो तो ये डेटा है, तब ये स्टैटिस्टिक है प्लूरल सेंस में। कंपैरिजन नहीं कर सकते तो नहीं है। तो यही बता रहा है टॉपिक आपको कि जो म्यूचुअली रिलेटेबल एंड कंपेरेबल सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। अगर वो है तब उसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ द कंपैरिजन, दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अगर ऐसा फीचर नहीं है तो नहीं। तो सर स्टैटिस्टिक क्या है? इसका फीचर बताओ, इसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में पहला बताना है कि भैया ये एग्रीगेट फैक्ट करता है, सबको जमा करता है, सिंगल डेटा नहीं होता। फिर बोलता है न्यूमेरिकल में चाहिए। फिर उसके बाद बोलता है मल्टीपल कॉजेस है, एक कॉजेस नहीं, बहुत सारे कारणों से बनता है। फिर उसके बाद बताता है रीजनेबल एक्यूरेसी, सही प्योर फॉर्म होना चाहिए। आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में रखो कि मुझे एक्यूरेसी डेटा चाहिए। एंड बोलता है लास्ट में कि रिलेटेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, और क्या, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे दिख जाते हैं, तब आप बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक के फीचर है। आपको बढ़िया से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है और लिख के तैयार कर लेना अपने आंसर को। मैंने तो ब्रैकेट भी लगा लिया। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जितना जितना बताऊंगा उतना, बस इतना इतना से लिख लो। ठीक है? आपके बुक है ये, वहां से पढ़ सकते हो। वीके ओरी के बुक से हम पढ़ रहे हैं। स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी हो चुका है सर ये आपका। अभी जितना देर पढ़ा है ना, ये सब हो चुका है। स्टैटिस्टिक स्टडी, स्टैटिकल स्टडी स्टडी करने के लिए, डेटा को स्टडी करने का क्या स्टेज होता है? सबसे पहले कलेक्शन, फिर क्लासिफिकेशन। बताया था ना, विराट कोहली का सारा डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर टेस्ट मैच को अलग कर दिया, फिर ओडीआई को अलग कर दिया, फिर आईपीएल को अलग कर दिया, सब डेटा को अलग कर दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन। फिर प्रेजेंटेशन, इसका अलग शीट बना दो, इसका अलग शीट बना दो, इसका प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। अच्छा, यही 5 स्टेज है जो ऊपर पढ़े थे। यस सर, वही है। आप डेफिनेशन पढ़ लो ना, ये वाला डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। कहाँ गया डेफिनेशन मेरा? ये ये देखो, ये वाला डेफिनेशन पढ़ लो। इसी डेफिनेशन के एक एक नाम को लिख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? स्टेजेस। बस एमसीक्यू बेस पर आएगा। और स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बस आपको याद रखना है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। बोलो, याद हो जाएगा। पहला कलेक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन। सर यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन वही है भैया, क्लासिफिकेशन है। फिर प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंट में भी पढ़ाऊंगा ये सारा चीज, वहां पर भी सेम ऐसे चलता है। ठीक है? 5 स्टेजेस होते हैं। हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए आपके पास क्या टूल्स चाहिए? टूल्स मतलब मुझे पढ़ाने के लिए डिजिटल पेन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए। वैसे ही कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए आपको क्या टूल्स चाहिए? तो कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए मुझे सेंसस और सैंपल टेक्निक चाहिए। सर ये क्या होता है? चैप्टर 2 में मिलेगा, अभी पढ़ के रख लो। नहीं याद आता तो चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, उसमें अपने आप समझ में आएगा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से पॉसिबल है? सेंसस एंड सैंपल टेक्निक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैसे होता है? एरा ऑफ डेटा एंड टेलीबार। ठीक है। प्रेजेंटेशन किस में कर सकते हैं? टेबल में, ग्राफ में, डायग्राम में, इसमें प्रेजेंट करते हैं। एनालाइज किस में करते हैं?
परसेंट में, एवरेज में, कोरिलेशन में, रिग्रेशन में। एंड इंटरप्रिटेशन किस में होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एवरेज। सर ये सब क्या है? ये सब आने वाले चैप्टर है सर, पूरे चैप्टर आगे चलेंगे। आगे आपको पढ़ाऊंगा, टैली बार सिखाऊंगा, बार डायग्राम सिखाऊंगा, कोरिलेशन सिखाऊंगा, रिग्रेशन सिखाऊंगा, सब चैप्टर है। तो पूरे चैप्टर में जो है वो पूरे स्टैटिस्टिक है, उसको रख दिया एक साथ जमा कर। स्टेज वन में अभी मीनिंग पढ़ रहे हैं, स्टेज टू का फिर प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। तो सर इसको सिंपली याद करना है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा। अभी ये पूरा समझाने बैठूंगा तो पूरी बुक निकल जाएगी बाहर। तो अभी सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा करने के लिए स्टेज वन के लिए ये दो नाम चाहिए, स्टेज टू के लिए ये दो नाम चाहिए, स्टेज थ्री के लिए ये उनके टूल्स हैं। इस टूल से ये स्टेज के इंफॉर्मेशन को पूरा कर सकते हो। इस टूल से मैं डिजिटली लिख सकता हूँ। वैसे ही एनालाइजिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? एनालाइज करने के परसेंटेज चाहिए, एवरेज चाहिए, कोरिलेशन चाहिए। सर ये सब क्या होते हैं? आएंगे, समय आएंगे धीरे धीरे। तो ये 5 स्टेज के 5 में से सबके दो दो नाम याद कर लेना, दो दो से तीन तीन नाम, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसके क्या लिमिट है? लिमिट समझते हो? बैरियर्स, रुकावट। क्या क्या रुकावट है, क्या क्या लिमिटेशन है? स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता? सर स्टैटिस्टिक सिंगल डेटा में काम नहीं करता, देखो तुमको याद हो गया। सिंगल डेटा में काम नहीं करता। सर स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल बताता है, न्यूमेरिकल नहीं होगा तो नहीं चलेगा स्टैटिस्टिक। रिच पुअर नहीं आएगा स्टैटिस्टिक, गुड बैड नहीं आएगा स्टैटिस्टिक। तो बता रहा है कि स्टैटिस्टिक के क्या लिमिटेशन है, क्या बैरियर्स है। देखो क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। बस नंबर्स वाले को स्टैटिस्टिक आ जाएगा। सर कोई अच्छा है तो, कोई बुरा होगा। जैसे किसी ने हाई स्कोर मार्क्स किया, नंबर अच्छा है उसका एग्जाम में, तो बोले क्या क्या बढ़िया नंबर, स्टैटिस्टिक है। लेकिन बैड बॉय, बैड गर्ल, खराब लड़का, खराब लड़की, तो स्टैटिस्टिक नहीं आता। स्टैटिस्टिक बोलता है नंबर अच्छा। नंबर अच्छे से क्या होता है? आप घर वाले बोल रहे हो वो तो बिगड़ा हुआ है, नंबर आ गया तो आ गया। तो वही बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स को। स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली सच फैक्ट can be expressed in numerical terms. It does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, healthy। ये सारे चीज को नहीं बताता। हाँ, तो ये नंबर्स को बताता है, ये क्वालिटी को नहीं बताता है। एक स्टूडेंट का कितना अच्छा नंबर आया वो बता देगा, वो स्टूडेंट की क्वालिटी को नहीं बता पाएगा। ठीक है। दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। वो भी एक नंबर का नहीं बताता, यह एग्रीगेट बताता है। पहले तो बोला न्यूमेरिकल्स को बस बताएगा और एग्रीगेट इंफॉर्मेशन को बताएगा। सिंगल इंफॉर्मेशन डज नॉट इंक्लूड इनटू द स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट। It does not study the statistical fact relating to any particular unit। एक का नहीं बताता, बस सर इतना ही, एक का नहीं बताएगा, एक का नहीं बताएगा, सबका बताएगा। तो क्या बताया मैं? नंबर्स को सिर्फ बताता है, क्वालिटी को नहीं बताता। दूसरा, एग्रीगेट को बताता है, सिंगल को नहीं बताता। तीसरा, होमोजेनिटी ऑफ द डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एक जैसा डेटा ही जमा होगा स्टैटिस्टिक में, अलग अलग डेटा जमा नहीं होगा। जैसे एज, मार्क्स, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। एज वाला तो एज का डेटा बताएगा, मार्क्स वाला होगा तो मार्क्स का डेटा बताएगा। क्रिकेट का स्कोर और फुटबॉल का गोल, दोनों को मिक्स नहीं हो सकता, दोनों डेटा है। क्रिकेट में भी जो डेटा है और स्टैटिक फुटबॉल में भी डेटा है, लेकिन इसके डेटा को मिक्स नहीं कर सकते। तो होमोजेनिटी, एक जैसे वाले इंफॉर्मेशन को जमा करेगा। इवन वो भी छोड़ो ना, बॉलर और बैट्समैन का भी नहीं बताता एक साथ। बैट्समैन ने कितना रन बनाया, बॉलर ने कितना विकेट लिया, दोनों अलग अलग है, दोनों डेटा है लेकिन दोनों अलग अलग है, होमोजेनिटी नहीं है दोनों में। तो होमोजेनिटी एक जैसा डेटा को बताता है। टू कंपेयर डेटा, हाँ कंपेयर करने के लिए, इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। डेटा ऑफ डिराइव्स क्वांटिटीज एंड काइंड कैन नॉट बी कंपेरेबल। डेटा डेटा ऑफ डिराइव्स अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग काइंड करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक जैसे होमोजेनिटी डेटा कोई बताएगा। जैसे मैं क्लास 11th का रिजल्ट को क्लास 12th के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, लेकिन होमोजेनिटी नहीं है। क्लास 11th के अकाउंट के मार्क्स को क्लास 12th के अकाउंट के मार्क्स के साथ में कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। तो होमोजेनिटी बताता है। तो क्या क्या पढ़ रहे हो आप? अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, इसकी बुराई पढ़ रहे हो कि स्टैटिस्टिक तुम्हारे अंदर क्या लिमिटेशन है, तुम कहाँ तक रुके हो। तो बोलता है सर मैं सिर्फ नंबर ही बता पाता हूँ, सर मैं सिर्फ एग्रीगेट ही बता पाता हूँ, सर मैं एक ही जैसे इंफॉर्मेशन को बता पाता हूँ। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस। ये जो रिजल्ट है, जो स्टैटिस्टिक बताता है ना, ये एवरेज बेस पर बताता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एकदम अच्छे से देखना, बढ़िया सा एग्जांपल है। ए को टेस्ट में मिला 20, 30 चल रहा है मैक्सिमम, ठीक है, 30 मार्क्स चल रहा है।
ए को मिला 20, बी को मिला 25, सी को मिला 15, डी को मिला 20, ई को मिला 25 और एफ को मिल गया मान लो 15। अब इन सब को हम लोग जोड़ लेते हैं और इनका एवरेज निकाल लेते हैं। इसको 20 मिला, इसको 25 मिला, इसको 15 मिला, इसको 20 मिला, इसको 25 मिला, इसको 15 मिला। चलो 20, ये 0 0 0 0 0, ये हो गया 20, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो 20 आ गया। अब ये जो 20 आया ये एवरेज मार्क्स। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे सुनना, ठीक है। ए को 20 मिला था, बी को 25 मिला था, सी को 15 मिला था, डी को 20 मिला था, ई को 25 मिला था, एफ को 15 मिला था। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 20। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 20। सबको जोड़कर 5 6 से डिवाइड, एवरेज। तो बोला एवरेजली सबको ना लगभग 20 मिला है। तो ये तो कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कहाँ मेरे को 20 मिला है, मुझे तो 25 मिला है, आप तो 20 बोल रहे हो। मैं बोला कि तेरा नहीं बोल रहा, मैं एवरेजली 20 बता रहा हूँ। ये क्या बोलेगा, कहाँ मुझे 20 मिला, मुझे तो 15 मिला। बोला तेरा नहीं, मैं एवरेजली। तो जो स्टैटिस्टिक होता है ना, ये एवरेजली बताता है, लगभग अप्रोक्स बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता कि हाँ तुम्हारा ही है तो तुम्हारा रहेगा, तो वो स्टैटिस्टिक कहाँ हुआ। ये तो होल ग्रुप का बताता है ना। देखो सबका अलग अलग है, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 15, लेकिन एवरेजली मार्क्स कितना मिला, 20। तो जो डेटा बताता है ये एवरेजली बताता है, प्योर नहीं बताता। देखो रिजल्ट आर ट्रू सही है, लेकिन कौन से बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर, इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा मेरा 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो क्या सभी बच्चे पास हो गए होंगे, नहीं नहीं नहीं। कुछ लोग फेल भी हो गए होंगे, किसी का नंबर कम भी आया होगा, किसी का ज्यादा भी, एवरेजली अच्छा है, मतलब लगभग सही है। शेयर मार्केट गिर गया तो सभी के सब शेयर गिर जाएंगे, नहीं कुछ तो बढ़े भी रहेंगे, तो वो एवरेज बेस पर बताता है। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग आर ट्रू only as average. They express only the broad tendency. सबको मिलाकर बताता है. Unlike the law of natural science, statistic observation are not error free. वो जरूरत नहीं है बेटा, इतना बस पढ़ लेना. Most statistical findings are true only as an average basis. They express only the broad tendency. ठीक है, आगे बढ़. 4 तक समझ में आया क्या? 4 खत्म करने के बाद इतना ही लिख देना, 5वां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 तक ही चलना। 4 बढ़िया है, 4 आपके लिमिटेशन उतना ही आएंगे पेपर में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स के आते हैं। चलो पहला क्या पॉइंट बताया मैंने, पहला पॉइंट बताया स्टैटिस्टिक जो होता है स्टडी करता है ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट का। दूसरा क्या बताता है, एग्रीगेट करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट नंबर्स को बताता है, एग्रीगेट सबको बताता है। फिर होमोजेनियस एक जैसे डेटा बताता है। उसके बाद रिजल्ट जो होता है वो पूरा सही नहीं होता, ओनली क्या होता है, एवरेज बेसिस पर सही होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर कॉमन सेंस। ये क्या बोलना चाहता है, स्टैटिकल जो मेथड है, जो मेथड्स होते हैं स्टैटिकल मेथड, आपने मेथड पढ़ा हुआ, बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग तरीकों से स्टैटिस्टिक को किया जाता है, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। लाइक एक एवरेज है, कोरिलेशन जो स्टेजेस में हमने पढ़ा था उसके बारे में है। स्टैटिकल जो मेथड होते हैं आर नॉट सुटेबल फॉर कॉमन सेंस के लिए मेथड नहीं है ये। मतलब जो स्टैटिस्टिक है वो किस में नहीं लगता, कॉमन सेंस में नहीं लगता। ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसा मैंने बताया एवरेजली सबका एज 15 है। क्या सच में सबका एज 15 है? आप समझ लो कि सबका एज 15 है, नहीं कोई 16 भी होगा, कोई 17 भी होगा, कोई 15 भी होगा, हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो एवरेज एज का ये मतलब होता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, एकदम एग्जैक्ट ट्रू नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लगभग सबका शू साइज ना 6 नंबर है, सबका शू का साइज 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का सबके लिए खरीद के लेकर आ जाओ, नहीं कोई 7 साइज वाला भी होगा, कोई 8 साइज वाला भी होगा, कोई 5। तो ये एकदम कॉमन सेंस को इसको यूज मत कर लेना। तो क्या बोलता है, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक। ये आपको समझना है, जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट उनको समझ के रहना है। क्या बोलता है, इट अर्ज द स्टूडेंट नॉट टू यूज स्टैटिस्टिक डिवोइड ऑफ देयर कॉमन सेंस। इसको कॉमन सेंस में यूज मत कर लो स्टैटिस्टिक को, ये नंबर है। जैसे विराट कोहली का एवरेज रन 53 है, तो क्या वो एकदम आप सब न्यूज में डाल दोगे 53 रन बनाया? नहीं, 53 एवरेज रन है, लगभग एवरेज 53 बनाता है। यू मे फाइंड सम स्पेस रिलेशनशिप लाइक लार्ज एंड नंबर, जरूरत नहीं है, आप सीधा इधर आ जाओ। एवरेज साइज ऑफ शू ऑफ द 15 स्टूडेंट इन योर क्लास मे बी 6, मे बी 6, मे बी 6 है एवरेज साइज ऑफ शू।
But it would be foolish if the school authority place an order 50 शू और साइज ऑफ 6, अगर 6 का ही ऑर्डर कर दिया सबके लिए मंगा लो। नहीं, अच्छा इसको अंदर याद करना है क्या? नो सर, उसको याद नहीं करना। बस आपको ये समझना है कि स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर क्या है? कॉमन सेंस के लिए सुटेबल नहीं है। आपको कॉमन सेंस अलग बोलेगा और ये नंबर्स है, इसको आप एनालाइज करना है, ठीक है? तो आपको अंदर का याद नहीं करना, बस वो समझ के रखना है कि कॉमन सेंस के लिए यूज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है सर। इसको भी आप याद नहीं करोगे तो भी समझ में आएगा, एमसीक्यूज में आते हैं। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रस्ट मतलब स्टैटिस्टिक जो है वो एकदम सही नहीं है, डिस्ट्रस्ट है, इसमें गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां। तो क्या बोलते हैं? सम पीपल हैव मिसगिविंग अबाउट, some people have misgiving about statistic and make observation like the following। कुछ लोग ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि स्टैटिस्टिक क्या है? सब बुराई है, सब खराब है। स्टैटिस्टिक्स आर रेनबो ऑफ लाई। अच्छा, झूठ की पूरी रेनबो है ये, पूरा झूठी झूठे इसमें बोलते, कुछ सच नहीं है। स्टैटिस्टिक आर टिश्यूज ऑफ फ्लैशवुड, खराब चीज बताता है, सही चीज नहीं है बता रहा है। स्टैटिस्टिक कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी बता देगा। फिर स्टैटिस्टिक कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, अच्छा ये दोनों नाम पढ़ो। कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी प्रूव करके दे देगा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट इतना हो गया, पॉवर्टी इतना हो गया, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, कुछ भी प्रूव कर देगा देगा। और देखोगे तो कुछ प्रूव भी नहीं कर पाता है। देखो कितना अच्छा लाइन है, स्टैटिस्टिक कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग 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 प्रूव कर देता है। अब बोलता है कि कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, और कुछ प्रूव ही नहीं होता इसे। जो हर चीज प्रूव कर लेता है वो कुछ प्रूव नहीं कर पाता। बोलता है स्टैटिस्टिक हर चीज प्रूव कर देता है। अच्छा है हाँ, बुरा है हाँ, हाई है हाँ, लो है हाँ, सब दिखा देता है। इसका मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दोनों लाइन याद रखना। स्टैटिस्टिक कैन प्रूव एनीथिंग एंड स्टैटिस्टिक कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। एंड स्टैटिस्टिक आर लाइक अ क्ले, एक मिट्टी है जिससे आप गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी बना सकते हो। ए स्टैटिस्टिक आर लाइक अ क्ले ऑफ व्हिच कैन यू मेक, आप बना सकते हो, इससे कुछ अच्छा भी बना सकते हो, इससे कुछ बुरा। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है ना, स्टैटिस्टिक के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो विशुद्ध है, खराब है, झूठे हैं, सच नहीं है बोल रहा है। वो यूज़ करने के ऊपर है। जैसे मैं बताया एवरेज एज है हमारे क्लास का 15, ये सच नहीं है, ये एवरेजली बताता है। एवरेज साइज ऑफ शू 6, एवरेजली बता रहा है, मे बी 6 हो सकता है, एकदम सही नहीं है। तो रेनबो ऑफ लाई ये याद करोगे, टिश्यू ऑफ फ्लैशहुड याद करोगे, कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, कुछ प्रूव नहीं करता, प्रूव एनीथिंग सब कुछ प्रूव कर देता है, और एक क्ले है जो क्या बना देता है? गॉड एंड डेविल बना देता है। ठीक है, आगे का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में काम आएगा आपको ये। अब क्या कहता है? व्हाट कॉजेस डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट क्यों है? क्यों इस पर पूरा विश्वास नहीं है? स्टैटिस्टिक का जो इंफॉर्मेशन इस पूरा पूरा विश्वास क्यों नहीं है? मेन कॉजेस द डिस्ट्रस्ट ऑफ, यही पढ़ेंगे। मेन कॉजेस क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग अलग इंफॉर्मेशन, जैसे आप न्यूज देखना, कुछ एक्सीडेंट हुआ, बताएगा, कोई बताएगा 20 लोगों की डेथ हो गई, कोई बताएगा 25 लोग की डेथ हो गई, वहां के लोग बताएंगे 100 लोग मर गए। डिस्ट्रस्ट है डेटा, इसलिए डिस्ट्रस्ट है कि हर कोई इस प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से कवर करता है। जिसको जितना पता वो उतना लिख देता है, जिसको जितना पता उतना बता देता है। तो नेट में आता है ना, कोई बताएगा कि हमने देखा कि इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, कोई बताएगा नहीं इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, अभी और लोग मर रहे हैं। तो क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होता है उसके अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? स्टैटिस्टिक को लाया जाता है। स्टैटिस्टिक कैन बी ऑल्टर, अच्छा स्टैटिस्टिक को तुम चेंज भी कर सकते हो। जैसे पता चला कि वहां पर 50 लोगों की डेथ हो गई, गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं 20 लोगों का डेथ बताओ, लोग पैनिक हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो स्टैटिस्टिक कैन भी क्या है? ऑल्टर, ऑल्टर टू मच द प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन। आपने पहले से कुछ कंक्लूजन सोच लिया है, उस पहले से कंक्लूजन को सोचने के लिए आपको स्टैटिस्टिक को अल्टर करना पड़ता है। जैसे पहले से प्री डिटरमाइंड क्या होता है? जैसे कोई मंत्री है, कोई नेता है, अब वो बताना चाहता है कि मैंने इस साल इतना इतना क्या किया, प्रोग्रेस करवाया। जैसे बता रहा है कि मैंने इस साल सपोज करो इतने स्कूल्स स्कूल ओपन करवाए। अब कोई नेता है, वो बताना चाह रहा है, कोई मिनिस्टर है, वो बताना चाह रहा है मैंने इस बार इतने स्कूल्स ओपन किए। अब वो सोचा है कि इस बार हमको 50 स्कूल ओपन करना है। वो प्री डिटरमाइंड था 50, तो डेटा में जबरदस्ती प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करा देगा? कि 50 स्कूल्स ओपन। आप गिनोगे तो 50 है ही नहीं। जैसे कई सारे लोग गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में हाउस बनवाते हैं, हाउस। तो इस साल हमने 10,000 गरीब लोगों को मकान बना के दिया, गिन के देख लेना 10,000 है ही नहीं। प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन रहता है इनके पास, प्री, मेरे को इस बार 10,000 का आंकड़ा देना है, तो वो लोग मैनिपुलेट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए डिस्ट्रस्ट होता है, क्योंकि इसका डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक को यूज अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन पहले से जो सोचा उसके हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं। ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन अ सच अ मैनर
एज टू कंफ्यूज द रीऑर्डर। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाता, लोग सुने सुने रहते हैं, इंफॉर्मेशन कहीं से पता चला रहता है, तो ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है, सच प्योर इंफॉर्मेशन रहता है। व्हेन स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड इन अ पार्टली मैनर, द रिजल्ट आर जनरली रॉन्ग। आधा अधूरा पता करोगे तो रिजल्ट गलत ही बताएगा। कॉन्सिक्वेंसेज लॉस ऑफ फेथ ऑफ टर्म। इसीलिए जब भी कोई स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट लाती ना, जब भी कोई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक लाती है, लोग विश्वास नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट बोलता है इस साल मैंने इतने सारे लोगों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, ये सच नहीं है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट जब कोरोना आया था तो बोला इतने करोड़ का मैंने 1015 करोड़ का मैंने लोन इशू किया बिजनेसमैन को, नहीं मिलता सर ये। गवर्नमेंट बताता है कि वहां किसी की डेथ हो गई तो उनको सभी फैमिली वाले को इतना इतना पैसा मिलेगा, नहीं है। स्टैटिस्टिक पर लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, मैनिपुलेट कर लेते हैं, ऑथेंटिक कर लेते हैं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये डिस्ट्रस्ट के इश्यू है। सर व्हाट इज डिस्ट्रस्ट? डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक को अपन पूरा पूरा बिलीव नहीं कर सकते। वो झूठ का एक रेनबो है, फ्लैश दिखाता है, खराब है, कैन प्रूव एनीथिंग कुछ भी दिखा देता है, कैन नॉट प्रूव एनीथिंग कुछ बता भी नहीं पाता वो। और एक मिट्टी है जिससे गॉड और डेविल कुछ ही बना सकते हो। फिर बोलता है ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक लाते हैं, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज रहता है, इसलिए गलत है। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, कैसे इसको हटा सकते हैं? पहला, कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन। स्टैटिस्टिक के कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखकर ही डेटा कलेक्ट करो। जैसे स्टैटिस्टिक पहले से बोल कर रखा है, मैं एवरेज बेस पर बताता हूँ, मैं कलेक्शन ऑफ डेटा में बहुत सारे चीजों से बना हूं, तो उसके लिमिटेशन को ध्यान में रखकर ही आपको कंसीडर करना है। उसके बाद व्हाइल मेकिंग यूज अ स्टैटिस्टिक, लिमिटेशन मस्ट बी टेक केयर ऑफ। बोलता है कि जब आप स्टैटिस्टिक को यूज कर रहे हो तो जो भी उसके लिमिटेशन, उसको ध्यान रखो कि भैया ये लिमिटेशन है, उसको आप इग्नोर करो। ठीक है। नो बायस, द यूजर शुड बी इम्पोर्टल। यूजर जो होता है वो बायस नहीं होना चाहिए। ही शुड मेक यूज ओनली द रिलेवेंट डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन विदाउट एनी बायस और प्रीड्यूस। मतलब क्या है, ये बोलना चाहता है कि जो उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको बायस नहीं होना है। कैसे? जैसे मैंने देखा मेरे पास 30 बॉयज है, और मैंने देखा मेरे पास 30 गर्ल्स है, अब मैंने इनका टेस्ट लिया और मैं बॉयज के साइड से बायस हो गया। जैसे इन्होंने टेस्ट में नंबर लेकर आया 25 एवरेजली, लगभग एवरेजली, और इन्होंने टेस्ट में लेकर आया 28 एवरेजली, तो ये ज्यादा है, लेकिन मैं बॉयज की तरफ बायस हो गया। मैं बोला इनका अच्छा है, मैं इसको 25 को बढ़ाकर 29 कर देता हूँ, 29 कर दिया, मैं बायस हो गया। मतलब मैं जब किसी डेटा को लेकर बायस हो जाऊंगा, मतलब मैं पक्षपात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इन्हीं की तरफ सोचूंगा, तो स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होगा। बोलता है कि जो यूजर्स होते हैं ना, उसको बायस नहीं होना है। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग होते हैं कि इस टीवी चैनल वाले को ना सही मानते ही नहीं है। जैसे मान लो कोई टीवी चैनल का नाम ले लिया एक्स वाई जेड, और एक टीवी चैनल का नाम ले लिया ए बी सी। ये टीवी चैनल है जो न्यूज बताता है, ये भी है जो न्यूज बताता है। तुम बायस हो, बोले एक्स वाई जेड तो हमेशा झूठी बताता है, तुम हमेशा इसको सच मान रहे हो, तो फिर स्टैटिस्टिक काम नहीं करेगा, क्या पता है सच ही बता रहा होगा। तो बोलता है द यूजर शुड बी इम्पार्शियल, he should make use only of the relevant data and draw conclusion without any bias, without any bias आपको conclusion देना है। एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट, और सबसे आखिरी बात कि स्टैटिस्टिक को यूज किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट को यूज करना। हर कोई यूज करेगा तो हमारे लिए तो काम का ही नहीं है, एक्सपर्ट लोगों के लिए स्टैटिस्टिक होता है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भैया स्टैटिस्टिक कॉमन सेंस में काम नहीं करेगा, भैया स्टैटिस्टिक डिस्ट्रस्ट होता है, वो बहुत सारी झूठे चीजें होती हैं, उसमें सच होता नहीं है। क्यों झूठे चीजें होती हैं? क्योंकि उसको डिफरेंट काइंड से पता किया जाता है, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, और आधा अधूरा नॉलेज पार्शली मैनर में आता है। उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो भैया पहले स्टैटिस्टिक के कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन को तुम कंसीडर करो, बायस मत हो जाओ, और उसको यूज कौन करेगा? एक्सपर्ट। आओ हमने जितना पढ़ा उसके बारे में चेक करते हैं कि कितना चीजें आपको समझ में आती हैं। एक सेकेंड। देखो हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या क्या आपको समझ में आता है, मेरे साथ साथ चेक करना सभी। और यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया चीजें, तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल? एक सेकेंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्टेटमेंट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक एग्जाम्पल ही नहीं है। बर्थ रेट इन इंडिया 18 पर 1000 एंड कंपेयर 8, ये तो स्टैटिस्टिक है। बर्थ रेट ऑफ इंडिया सबका डेटा। फिर बोलता है रमेश हैज 100, ये तो एक ही आदमी का, ये कैसे स्टैटिस्टिक हो गया? ओवर द 10 लास्ट 10 ईयर इंडिया हैज वॉन 60 मैचेस। हाँ, पहले उसने, तो ये बहुत सारा डेटा का कलेक्शन ही तो स्टैटिस्टिक था।
एवरेज, हाँ एवरेज जब भी सुने तो वो स्टैटिस्टिक है, तो ये वाला स्टैटिस्टिक नहीं था, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग कौन सा सही है पूछ रहा है। एग्रीगेट द फैक्ट, हाँ। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, हाँ नंबर में दिखा था। अफेक्टेड बाय मल्टीपल क्लॉजेस, हाँ तो राइट आंसर इज डी, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो भी अभी 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 आपने पढ़ा है वो सारे के सारे चीजों का अगर आप सोचोगे तो ये आंसर निकलता है। सिंगुलर एंड स्टैटिस्टिक, सिंगुलर 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 मतलब क्या बताता है कि जो टेक्निक्स को बताता है, एक टेक्निक लगाना है। स्टैटिस्टिक इज साइंस, स्टैटिस्टिक इज लॉ, स्टैटिस्टिक बोथ साइंस एंड लॉ। तो राइट ऑप्शन इज दोनों है सर, साइंस भी है और लॉ भी है। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़ो। द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, डेटा का एग्रीगेट, डेटा का एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे सर स्टैटिस्टिक, यही तो शुरुआत किया था हमने अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, कौन सा स्टेज है, एक सेकेंड। Which of the following indicates the stage of statistic study? कलेक्शन ऑफ डेटा, हाँ होता है। प्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल होता है। एनालाइजिंग, अरे पूरा होता है। ऑल ऑफ दिस, पांचवा का आंसर ऑल ऑफ दिस। आप अच्छा से अभी पढ़े हो, रिवीजन करो, वापस से पढ़ने लग जाएंगे। इन अ प्रूलर सेंस, अच्छा प्रूलर सेंस मतलब बहुत सारे डेटा को रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एग्रीगेट डेटा, हाँ होता है। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, हाँ होता है। कलेक्शन सिस्टमैटिक मैनर होता है। ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, नो सर, यही आंसर है। नॉट पूछा था ना, बी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नॉट। ठीक है, अगला। विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रस्ट, हाँ अभी अभी पढ़ा हमने, डिस्ट्रस्ट मतलब ऑफ स्टैटिस्टिक, कोई ट्रस्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। रेनबो ऑफ लॉ, हाँ ये अभी पढ़े थे हमने, रेनबो ऑफ फ्लाइज। स्टैटिस्टिक आर टिश्यूज ऑफ फ्लैशहुड, हाँ ये भी पढ़ा था हमने। स्टैटिस्टिक एक्सप्रेस द फैक्ट इन नंबर, ओहो नो नो, फैक्ट इन नंबर कहाँ बताता है, तो ये ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था, नॉट पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी, देयर आर थ्री काइंड ऑफ लाई, ये झूठ है, तो ये सब तो सही बता रहा था, हम लोग को नॉट पूछा था, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। नॉट देखो, अब नॉट पूछा है तो गलत करके मत कर देना, नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन आपका सही है। आगे, which of the following is an economic activity, economic activity, production, distribution, consumption, सब economic activity, all of these, 8 नंबर का डी। which of the following statement is incorrect, फिर गलत पूछा, कौन सा गलत है। resources have alternate, अच्छा ये अभी तुमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो ये नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी मैं अभी समझा देता हूँ। resources have alternate uses, जो तुम्हारे पास पैसा उसको अलग अलग यूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, इनकरेक्ट पूछा था। ऑल नंबर्स आर स्टैटिक्स, ऑल नंबर आर स्टैटिक्स, नो सभी नंबर कैसे स्टैटिस्टिक हो गए। जितने नंबर दुनिया में बने सब स्टैटिस्टिक है, नहीं सिंगल नंबर नहीं होता भैया, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालाइज होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, यही है इनकरेक्ट, बी पॉइंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड अगला 10 पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है सर, आपने अभी अभी जो पढ़ा उसको सेल्फ चेक कर लो कितना समझ में आया, बनते जगह। आगे, ऑल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज स्टैटिस्टिक, जितने इंफॉर्मेशन है सब स्टैटिस्टिक है, नहीं नॉट एन स्टैटिस्टिक, नहीं है सर, सभी के सभी स्टैटिस्टिक कैसे हो जाएंगे। ठीक है, कहता है सभी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स नहीं, सब नहीं हो सकते। डैश डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एज होल, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, अगर होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे तो क्या बन जाता है, मैक्रो, और एक के बारे में पढ़ोगे तो क्या बनता है, माइक्रो, ये सब अभी पढ़ना है हमको। इन डैश सेंस स्टैटिस्टिक रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, बोलता है कि इन डैश सेंस स्टैटिस्टिक रिफर्स टू इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा की इंफॉर्मेशन कौन से सेंस में आता है, प्लूरल 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 तो टेक्निक्स को बताता है, एक टेक्निक। सिंगुलर टेक्निक्स को बताता है, एक टेक्निक का मतलब सिंगुलर है, प्लूरल का मतलब सभी डाटा, तो राइट आंसर इज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक, एक क्या एक टेक्निक्स को बोलता है। आगे चौथा पॉइंट, डैश स्टैटिस्टिक रिफर्स टू दोस मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं। इन्फ्रेंशियल अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसके बारे में, तो ये तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना कि विच मेथड आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव। आगे, डैश ए डैश इज वन हु प्रोड्यूसर एंड हु सेल द गुड्स, कौन है जो बनाता है, कौन है जो बेचता है।
कंज्यूमर नो सर, प्रोड्यूसर, वेरी सिंपल, ये तो बन गया था आपसे। आगे क्या कहता है अगला पॉइंट, हाउ ट्रू फॉल्स भी चेक कर ले। द डेटा कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड अ नंबर। बोलता है कि एक डेटा है जिसको हमने बिना ऑब्जेक्ट के बस जमा करके रखा है, बस जमा करके रखा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो नंबर ही है। अगर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर वो स्टैटिस्टिक बन जाएगा। अगर कोई डेटा है जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो स्टैटिस्टिक, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो नंबर। हाँ सर, ट्रू, ओके। स्टैटिस्टिक स्टडीज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नो नो, क्वालिटी कहाँ बताता है, सिर्फ ये तो नंबर्स बताता है। फॉल्स, ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन स्टैटिस्टिक। बोलता है जितने नंबर सब स्टैटिस्टिक नहीं। सही बोल रहा है, जितने नंबर है सबके सब कैसे स्टैटिस्टिक हो जाएंगे। सही है, ट्रू सर। तेंदुलकर हैज अ लॉन्ग बैट, दिस स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक। एक आदमी का तो कैसा स्टैटिस्टिक। फॉल्स सर। आगे, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो, माइक्रो मतलब एक का, और एक का करता है। यस सर, ट्रू। मैक्रो मतलब सबका, माइक्रो मतलब एक का। अब ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, ये थ्योरी हमने नहीं पढ़ा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 थे। चैप्टर नंबर 1 बढ़िया सा आप 102 बार पढ़ लो, सुन लो, बुक से याद कर लो, खत्म हो जाएगा। सर हमने कहाँ से क्लास चालू करी? हमने स्टार्ट करा कि कंज्यूमर कौन है, कंजम्पशन क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्शन क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा। फिर स्टैटिस्टिक के बारे में सीखा। स्टैटिस्टिक के दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक प्लूरल फॉर्म में होता है। सॉरी, पहले प्लूरल फॉर्म में होता है, फिर सिंगुलर फॉर्म में होता है। प्लूरल का मतलब एक है कि बहुत सारे डेटा को जमा करूंगा तो स्टैटिस्टिक। सिंगुलर का मतलब एक, लेकिन यहाँ एक मेथड है, एक टेक्निक है ना। एक का, एक इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं लेते, एक मेथड और एक टेक्निक के बारे में बोलोगे तो वो बन जाएगा तुम्हारा सिंगुलर सेंस में। उसके बाद एक डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन को याद करोगे। स्टैटिस्टिक क्या क्या इंक्लूड करता है? कलेक्शन, बोलो, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अगर ये 5 पॉइंट पढ़ते हो तो 5 तुम्हारे ऑलरेडी स्टेजेस याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इसके बारे में फीचर, कि सिंगुलर प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक क्या होता है, इसके फीचर बताओ। तो एग्रीगेट फैक्ट को एग्रीगेट करता है। अरे सर, यही यही तो लिमिटेशन है सर। इसी को उल्टा कर दोगे तो लिमिटेशन बन जाएगा, इसी को उल्टा कर दोगे लिमिटेशन। दो दो लिमिटेशन तो तुम्हारे फीचर से याद हो गया। फिर इसके फीचर में क्या लिखा होता है, एक मल्टीपल ऑफ कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस से बनता है, जिसमें मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया। रिलायबल एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन, खराब इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, मिलावट वाला इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। एंड म्यूचुअल, रिलेटेबल एंड कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। ये डेटा को सर याद करोगे कि इस स्टडी को करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए, ये टूल्स आपको याद करना है। लिमिटेशन, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ओनली बताता है, ओनली स्टडी करता है एग्रीगेट ओनली। उसके बाद आपका होमोजेनिटी, एक जैसे नंबर्स को बताता है। एंड लास्ट, रिजल्ट आर ओनली ट्रू बेसिस, एवरेज बेसिस पर बताता है, ठीक है। इतने आंसर्स को पढ़ो, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। इसका हम टेस्ट भी रखेंगे, तब आप लोग तैयारी करके इसका टेस्ट देंगे, समझ में आ जाएगा क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में।